सिमिलरली हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए करना है। तो मैग्नीशियम का लिखेंगे सबसे पहले कि उसमें आयन कैसे बनता है। मैग्नीशियम, इसके पास होते हैं 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा इसके पास? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा, लूज़ करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम आयन, यानी कि Mg2+ धन आयन, प्लस चार्ज आता है इस पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, तो अब 2 और 8 बचे इसके पास। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, इसलिए हमने इस साइड लिखे हैं। अब अगला कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो इसलिए इसको इधर लिखेंगे। एक ऑक्सीजन है, इसके पास है 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसने ले लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आगे जाके क्या होगा इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं लास्ट में। 2- इसके ऊपर आवेश आ जाएगा। अब ये जो दोनों आयन्स हैं ये मिलकर बनाएंगे MgO। कैसे? मैग्नीशियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने इसको दे देगा और ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो Mg2+ हो जाता है और ऑक्सीजन 2- और इसके पास हम इस तरीके से दिखाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने मैग्नीशियम से लिए हैं। ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न सेकंड, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? इसका आंसर हमें यहीं पर लिखा हुआ है। देखिए, जहाँ पे गलनांक और क्वथनांक के बारे में लिखा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण, मैंने आपको बताया था कि आयनिक यौगिकों के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब अंतर आयनिक आकर्षण, उनके बीच में जो आयन्स के बीच में आकर्षण होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब है कि उनके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की, ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है। आज का आखिरी प्रश्न बुक के पीछे, क्वेश्चन नंबर 7, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं जो नहीं कर सकती हैं। तो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करता है और कौन नहीं, इसके लिए भी हमें सक्रियता श्रेणी को चेक करना पड़ता है, सक्रियता श्रेणी लिखनी पड़ती है। सक्रियता श्रेणी में जो भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, मैंने जब लिखी थी हाइड्रोजन में को मैंने सर्कल किया था और मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु आ रहे हैं वो सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, तो वो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर सकती हैं। और जो नीचे हैं हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं, तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती और कोई हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। तो आपसे 2 धातु पूछी हैं जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, तो आपको इनमें से जो अच्छी लगे, जो मन करे आपको, वो आप हाइड्रोजन से ऊपर वाली कोई भी 2 लिख सकते हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, जो अच्छा लगे कोई भी 2। और ऐसे ही ये 4 हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, सोना। इन चारों में से भी आपको कोई भी 2 धातु लिखनी है जो हाइड्रोजन के नीचे हैं और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं कर पाएंगी।